May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please be seated. Thank you, sir. So, Pranali, tell us about yourself. Yes, sir. Sir, my name is Pranali Ramesh Patil. I belong from the Kolhapur district of Maharashtra state. I have completed my graduation from the geography in Sri Siddhivinayak Mahila Mahavidyalaya. After completing graduation, I pursued MA in geography. While pursuing graduation, I was part of NCC, and while pursuing MA, I given various CDS and CAPF exams, and this is my first CAPF interview. Okay. So, you are interested in uniform services. Yes, sir. Okay. Why you are interested to join CAPF? Yes. Sir, before that, I have one request that I am more comfortable in expressing myself in Hindi. So, may I continue in Hindi? Okay. You can continue in Hindi. थैंक यू सर यूनिफॉर्म के प्रति मेरा आकर्षण मेरे एनसीसी के दौरान बढ़ा। उससे भी पहले मैं स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट लिया था मैंने स्काउट गाइड में एमसीसी में, और एनसीसी में मैं अच्छी एक परफॉर्मर थी, तो तब मुझे लगा कि मैं यूनिफॉर्म सर्विस में अच्छी कर सकती हूँ। और एक दूसरा एंगल भी है कि यूनिफॉर्म सर्विसेज या फिर सीएपीएफ मुझे एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यहाँ मैं फील्ड जॉब भी कर सकूँ और डायनेमिक लाइफ भी जी सकूँ, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ मैं खुद को इम्प्रूवमेंट भी कर सकूँ। ओके. सो बड़ी अच्छी बात है. अगर हम देखें कि सीएपीएफ में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है. अगर लास्ट फ्यू इयर्स की बात करते हैं तो 3% और समथिंग इतना ही है वो है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है सीएपीएफ या यूनिफॉर्म सर्विस ओवरऑल, पुलिस भी देख ले तो उसमें कमी हमको मिल जाता है इन केस ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? जी सर, इसके कई सारे रीजंस पाए जाते हैं. पहला रीजन जो मैं समझ सकती हूँ वो है पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसकी वजह से महिलाओं को आगे आने में दिक्कत होती है. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है उनकी तरफ, तो उसके वजह से वो ज़्यादातर जो फील्ड जॉब है उसमें काम नहीं कर पाती. और सर दूसरा कारण यह है कि स्कूल लेवल में भी लड़कियों को खेल कूद में ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता. जैसे कि एनसीसी एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर पर नहीं देखी जाती जिसमें हम लड़कियों को प्रमोट कर सकें. मुझे लगता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का कमी होना भी कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि लड़कियां यूनिफॉर्म फोर्सेस में कम है. सो आप किस तरीके से मैनेज करोगे फिर इन फ्यूचर? जी सर, जैसे कि मैं पहले से ही मैनेज करते आ रही हूँ. ताइक्वांडो में भी अकेली लड़की थी, बाकी लड़कों में. एनसीसी में मैं बेस्ट परफॉर्मर थी. मुझे लगता है कि मुझे वो आदत सी हो गई है, मैं रिजिलिएंट हूँ और मैं मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद अच्छे निर्णय लेकर मेरे ऊपर लोगों का विश्वास जिता सकती हूँ. ओके. सो आपने आपका लास्ट प्रेफरेंस दिया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्यों? सर इसके पीछे कुछ खास रीज़न नहीं है, क्योंकि यूपीसी ने हमसे प्रेफरेंस मांगा था, इसलिए मैंने सोचा कि फैमिलियरिटी ऑफ फोर्स, जैसे कि जिनके द्वारा मुझे सीएपीएफ के बारे में पता चला वो मेरे जो सीनियर थे वो सीआईएसएफ में सर्व कर रहे थे, एक एसएसबी में थे, तो ऐसे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी. मुझे बीएसएफ के प्रति आकर्षण लगा नहीं. वैसे मैं सर बीएसएफ मिला तो भी सर्व करने के तैयार हूँ, क्योंकि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट होना है. कुछ भी फोर्स मिल जाए तो मैं तैयार हूँ सर. ओके. आपने आपका ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किया है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से किया है. ओके. व्हाट वाज द रोल ऑफ सावित्रीबाई फुले इन केस ऑफ जेंडर इक्वालिटी? सर सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला स्त्री शिक्षिका माना जाता है. तो उन्होंने महिलाओं को शिक्षण के द्वार खुले किए. पुणे में 1948 में पहला स्कूल उन्होंने खोला. मुझे लगता है स्त्री शिक्षण के प्रति उन्होंने बड़ा योगदान दिया है. उसके अलावा जो भी विधवा महिलाओं के प्रति अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाया था. इसके साथ ही जो भी कास्ट, जो डिप्राइव्ड कास्ट के महिला थे, उनको भी उन्होंने ज़्यादा सहाय किया था. 1900 या 1800? सॉरी मैम, 1848. ओके. सीएपीएफ में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आईपीएस ऑफिसर्स के जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसकी वजह से जो एक्चुअली सीएपीएफ में जो लोग आए ओरिजिनली तो वो कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं या फिर उन्हें वो चीज़ जो है तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है इन नेगेटिव सेंस. ऐसे क्यों होता है?
सर ऐसा देखा गया है कि पहले जब CAPFs का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब उनको ट्रेन करने के लिए ऐसे एक खास फोर्स नहीं थी, तो IPS ही थे जो उनको ट्रेन कर सकते थे। तब से ये लीगेसी चली आ रही है कि टॉप लेवल पर IPS ही रहे हैं, लेकिन अब तो कई सारे रिकमेंडेशंस आए हैं कि कैडर ऑफिसर्स को भी हायर लेवल पर प्रमोशन देना चाहिए। ओके, सो आप पोएम भी लिखते हो? जी सर। ओके, इन विच लैंग्वेज? सर ज़्यादातर मैं मराठी में लिखती हूँ, कभी कभार हिंदी में भी लिखती हूँ सर। ओके, तो कोई हिंदी की रचना आपकी होगी वो सुना सकते हैं आप? जी सर। सुनाइए। जी सर। सर ये कोरोना के दौरान मैंने कविता की थी, जब मेरे स्टडीज़ में इफेक्ट पड़ रहा था, तो मैं खुद से ही मैंने तय किया था कि मैं लड़ूंगी। इससे मुझे खुद ही मोटिवेशन मिला था। मन की आवाज़ बुलंद करके खामोशी से राह पर चलती रहूंगी। मन की आवाज़ बुलंद करके खामोशी से राह पर चलती रहूंगी। जहाँ से क्यों मांगू मैं दिल की खुशी, खुद के वजूद में झूमती रहूंगी। लड़खड़ाते ही क्यों ना हो उन्हीं कदमों पर खड़ी रहूंगी। लड़खड़ाते ही क्यों ना हो उन्हीं कदमों पर खड़ी रहूंगी। अनजाने मोड़ से क्यों डरूं मैं, राह से ही दोस्ती करूंगी, राह से ही दोस्ती करूंगी। ओके, सो व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार? आपने बहुत सारी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है अब तक। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार? सर मुझे लगता है मैं इंटरव्यू में अभी अपेयर हो रही हूँ, इसके लिए मैंने रिटर्न और फिजिकल दोनों क्लियर किया है, तो मुझे लगता है अभी तक मेरी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। ओके, CAPF में ऐसा देखा गया है इन लास्ट फ्यू इयर्स कि बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपने जॉब छोड़ दिए। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? जी सर इसके कई सारे रीजंस पाए जाते हैं। पहला रीजन, उनको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, उसकी वजह से एक सोशल एलिनेशन की फीलिंग उनमें जागृत होती है। सर दूसरा कारण ये भी है, कई बार ये देखा गया है कि सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा जूनियर ऑफिसर्स पर थोड़े से अत्याचार दिखते हैं, इसके वजह से उनके मन में हीन भावना निर्माण होती है। और तीसरा कारण ये है कि उनका इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं होना, या फिर कई बार वो दिखते हैं कि अवेयरनेस न होने के कारण गैमलिंग या फिर सट्टाबाजी या फिर व्यसन, इनमें वो पाए जाते हैं। प्रणाली का क्या मतलब होता है? जी मैम, प्रणाली संस्कृत से लिया गया वर्ड है, जैसे कि प्राण अधिक अली। प्राण मतलब मैम जीवन होते हैं, जीवन की शक्ति, और अली मतलब उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था। तो मुझे लगता है प्रणाली का अर्थ है जीवन की क्रमबद्ध व्यवस्था। आप ऐसे क्रमबद्ध है अपनी लाइफ में? जी मैम, बिल्कुल है। जी मैम। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपके घर के पास एक मराठी स्कूल है। जी मैम। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उसका माध्यम कौन सा होना चाहिए? सर मैम, मेरे ज्ञान के मुताबिक जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा ले रहे होते हैं उनकी डेवलपमेंट अपनी मराठी भाषा में ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनका उस टाइम उनके दिमाग का विकास होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर सारी चीज़ें उनको मराठी में समझ आती है तो वो अपने अगले भविष्य में बाकी चीज़ें भी अच्छे से समझ सकेंगे। तो मुझे लगता है मराठी में होना अच्छा रहेगा। आपकी 10वीं तक कौन से माध्यम में हुई पढ़ाई? मैम मेरी 7वीं तक मराठी माध्यम में थी और 8वीं 9वीं 10वीं सेमी इंग्लिश माध्यम में थी। सेमी इंग्लिश था। जी 10वीं की तुलना में अगर हम देखें आपके 12वीं के मार्क्स जो है वो बहुत कम हो गए, ऐसा क्यों हुआ? मैम जैसे कि 10वीं तक मैं मेरे गांव में ही पढ़ रही थी। 11वीं में मैं पहली बार कोल्हापुर बड़ी सिटी में पढ़ने को गई थी, और उसके अलावा भी मैं ज़्यादातर मेरे स्पीच कॉम्पिटिशन्स में लगातार पार्टिसिपेट कर रही थी। मुझे लगा कि स्पीच कंपटीशन में मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, वो स्किल डेवलप करना चाहिए, तो उसकी वजह से पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम कम मिला मुझे। हालांकि मैंने जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की। जैसे आपने बताया कि 10वीं के बाद आपने गांव छोड़ के बड़े शहर में गई आप, तो उस वक्त आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी मैम, मुझे बेसिकली ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं, क्योंकि मैं पहले से एक रेजिलेंट लड़की थी। फिर भी जो दिक्कतें आई वो इंग्लिश माध्यम में पूरी पढ़ाई करना, ये पहली दिक्कत थी, क्योंकि क्लासेस भी सारे इंग्लिश मीडियम में चल रही थी। भले ही मेरा सेमी इंग्लिश था, लेकिन हमारे शिक्षक मराठी में वो सिखाते थे। तो पहली दिक्कत ये थी कि इंग्लिश माध्यम में पूरी पढ़ाई करना। दूसरी दिक्कत ये थी कि मेरा कॉलेज ज़्यादा दूर था बस स्टॉप से, तो चलना ज़्यादा पड़ता था, तो मेरा फिजिकल एग्जर्शन ज़्यादा होता था। उसके वजह से
पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं रह पाता था मेरा। ये दूसरी दिक्कत थी। और तीसरी दिक्कत यही थी कि ज़्यादा दूर होने की वजह से मेरा समय ज़्यादा भूल जाता था बस ट्रैवलिंग में। गांव के लोग ज्यादा अच्छे लगे या शहर के? मैम दोनों भी लोग अच्छे हैं क्योंकि उनकी अलग अलग खासियत होती है। गांव के लोग मैंने देखा है कि ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन शहर के लोग प्रैक्टिकल होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में दोनों भी होना ज़रूरी है, तो दोनों भी लोग अच्छे हैं। कोऑपरेटिव कौन ज्यादा लगा, गांव के लोग या शहर के? मैं कहूँगी गांव के लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। गांव के लोग। जी मैम। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मैम मेरे परिवार मेरे माताजी, पिताजी, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन और मैं। वो सब क्या करते हैं? मैम मेरे पिताजी घर घर जाकर घरगुती जो घर में इस्तेमाल करने वाली वो चीज़ें होती है वो बिकते हैं। मेरी माँ घर में ही होती है। मेरी बहन अभी मास्टर का फर्स्ट ईयर कर रही है और भाई अभी बैचलर्स का सेकंड ईयर कर रहा है। आप सबसे बड़ी है मतलब? जी मैम। गणेशखिंड में आपका जो यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, गणेशखिंड के बारे में क्या पता है आपको? उसका कुछ ऐतिहासिक महत्व बता सकती है? वहाँ पर इतिहास में अगर हम देखें तो एक इंसिडेंस हुआ था, वो पता है आपको? शायद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैम इसी समय में याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी मैम। ओके फाइन। ज्योग्राफी क्यों चुना आपने ग्रेजुएशन के लिए? मैम जब मैं 12वीं में साइंस कर रही थी तो मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट था। मैथ्स की जगह ज्योग्राफी लेना था हमें, तो मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसकी वजह से इंटरेस्ट डेवलप होने के कारण मैंने ज्योग्राफी चुना। कोल्हापुर के ज्योग्राफी और पुणे की, इसमें क्या अंतर नजर आया आपको? मैम पुणे का एरिया कोल्हापुर से ज़्यादा है, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा मैम पुणे की सिटी ज़्यादातर हिल से सराउंडेड है और कोल्हापुर की सिर्फ एक साइड से सराउंडेड है। मैम तीसरा डिफरेंस ये है कि पुणे में ज़्यादातर कोकण जो रीजन है वो थोड़ा कम पाया, कोकण का इन्फ्लुएंस कम पाया जाता है, लेकिन कोल्हापुर में कोकण का इन्फ्लुएंस ज़्यादा पाया जाता है। और व्हाट अबाउट रेनफॉल? जी मैम। मैम कोल्हापुर में रेनफॉल ज़्यादा पाई जाती है पुणे के मुताबिक। आपको कौन सा शहर अच्छा लगा? मैम क्योंकि मैं कोल्हापुर से ही बिलोंग करती हूँ तो मुझे कोल्हापुर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोल्हापुर में क्या क्या फेमस है? 3 चीजें बताइए। मैम मैं चाहूँगी कि 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स में 3 चीज़ें बताऊँ। टूरिज्म में मैम महालक्ष्मी टेम्पल, ज्योतिबा टेम्पल फेमस है। खाने में मैम तांबड़ा पांडा रस्सा, दैट इज स्पाइसी करी, ये प्रसिद्ध है। और अगर हम पहराव की बात करें तो कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी साज, ये फेमस है। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है? जी मैम कोल्हापुरी। कब मिला है वो? उसमें सिर्फ कोल्हापुर के कारीगर ही शामिल है जो बनाते हैं या फिर आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स के भी शामिल है? मैम उसमें आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स के भी कारीगर शामिल है और उसकी बादरपेट कोल्हापुर में ही स्थित है, उसकी वजह से कोल्हापुर से जाना जाता है। राधानगरी के बारे में कुछ पता है आपको? जी मैम राधानगरी में छत्रपति शाहू महाराज जी ने एक डैम बनवाया था जिसको कोल्हापुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है, राधानगरी डैम को। और उसके साथ ही साथ राधानगरी में अभयारण्य भी पाया जाता है। और राधानगरी जो बाजारपेट है उसके बारे में कुछ पता है आपको? सॉरी मैम मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। और जो महालक्ष्मी टेम्पल आपने बताया वो कब बनाया गया था? मैम महालक्ष्मी टेम्पल 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। आपने वहाँ पे विजिट किया होगा? जी मैम। ओके। ताइक्वांडो भी किया है आपने? जी मैम। और आपको इलोक्यूशन कंपटीशन में भी हिस्सा लेने की इच्छा होती है थी, आपको प्राइज भी मिल चुके हैं। फिर आपने कभी राजनीति ज्वाइन करने का विचार नहीं किया? मैम मुझे लगता है राजनीति से यूनिफॉर्म सर्विसेज मध्ये ज़्यादा, क्योंकि मैंने एनसीसी में पार्ट लिया था, ज़्यादातर मैं फिजिकली एक्टिव गर्ल हूँ, तो मुझे लगता है डाइवर्स काम करने की अपॉर्चुनिटी, ऑन फील्ड जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज से मिलती है। राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं आप? अच्छी है, बुरी है? मैम मुझे लगता है हमारा देश लोकशाही देश है, तो राजनीति उसका एक अविभाज्य भाग है। और आज की राजनीति देखी जाए तो मुझे लगता है एक अच्छा कॉम्पिटिटिव वातावरण हम देख सकते हैं जिसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि लोगों का विकास भी करना है
और उसके साथ ही साथ उनको देश को इंटरनेशनल लेवल पर ऊंचा भी रखना है। लेकिन मैम कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से या फिर सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लोग पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी फिलहाल इलेक्शन का पीरियड चलता है, तो इसमें सीएपीएफ का क्या रोल होता है बेसिकली? जी सर इसका इलेक्शन में सीएपीएफ का मेन रोल होता है इलेक्शन ड्यूटी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है इलेक्शन के दरमियान वो अच्छे से प्रिजर्व करके रखना। हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स में जो एलोकेशन है इन फोर्सेस का वो ज्यादा होता है और कुछ स्टेट्स में कम होता है, ऐसा क्यों होता है? सर इसके कई सारे रीजन हैं, जैसे कि जो स्टेट में ज़्यादा फोर्सेस एलोकेशन किए जाते हैं वो सेंसिबल एरियाज होते हैं, वहाँ पहले एक हिस्ट्री होती है कि वहाँ कुछ वायलेंस वगैरह देखा गया है, इसकी वजह से ज़्यादा फोर्स होते हैं। कुछ एरियाज के नाम बता सकते हो? जी सर वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें ज़्यादा पोल वायलेंस देखे गए हैं। आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी था, राइट? जी सर। ज्योग्राफिकल चैलेंजेस क्या है बीएसएफ को लेकर बॉर्डर एरियाज में, बता सकते हो? जी सर जैसे कि बीएसएफ की पोस्टिंग भारत और पाकिस्तान बॉर्डर और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर होती है, तो टफ टेरेन ये एक हमारे लिए चैलेंज है। और उसके साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज में हमारे पर्सनल को ज़्यादा कष्ट करना पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होती है हार्श क्लाइमेट की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आपके क्या विचार है अगर हम राष्ट्र की सुरक्षा की बात करें? सर मेरे ज्ञान के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छा टूल है, हम इसे मानवीय जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं ये मानवीय मूल्य और मानवीय सुरक्षा को खतरे में न डाले। और अगर राष्ट्र की सुरक्षा बात करें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एआई एज अ थ्रेट आ सकता है? सर इसमें इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव मुद्दे आ सकते हैं, क्योंकि एआई के माध्यम से थोड़ा डिफेक्ट जैसे इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, कई बार फेक न्यूज़ आती है और कम्युनल वायलेंस जैसे घटनाओं को ये प्रोत्साहित कर सकता है, तो ये कई थ्रेट एरिया देख सकते हैं। आपके अंदर कुछ नेगेटिव्स है, आप ऐसा सोचते हो? जी सर पहली वीक पॉइंट मैं कहूँगी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मुझे सुधारना है, और दूसरा ये कि कई बार मैं ज़्यादा आउटस्पोकन हो जाती हूँ, जिसकी वजह से सामने वाले जो इंसान होते हैं वो हर्ट हो जाते हैं। आपने फॉर्म में मेंशन किया एक्सटेम्पोर, ये वर्ड क्या मतलब होता है इसका? सर एक्सटेम्पोर का मतलब होता है ऑन द स्पॉट आपको कोई एक सब्जेक्ट दिया जाता है और आपको उस पर डायरेक्टली बोलना पड़ता है। क्या आप बोल सकती हो अभी? जी सर। इस मोबाइल फोन पे ऊपर कुछ बोल सकते हो? जी सर। मोबाइल फोन का इन्वेंशन मानवीय जीवन को ज़्यादातर सुविधापूर्ण बनाने के लिए किया गया था। इसका उपयोग हम आज देख सकते हैं कि आरोग्य, शिक्षण, राजनीति इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। आज के युग में मोबाइल फोन सबके लिए महत्वपूर्ण बना है, लेकिन मोबाइल फोन का ये ज़्यादा उपयोग करना या फिर उसका दुरुपयोग करना मानवीय जीवन के लिए एक थ्रेट भी बन चुका है, धोखा बन चुका है। तो आज के युग में ये जरूरी है कि जो मोबाइल फोन यूज़ कर रहा है उसको वो सेंसिटिव अच्छा तरीके से यूज़ करना चाहिए, और गवर्नमेंट्स ने या फिर जो भी अथॉरिटी है उनको भी इस पर बड़े कदम लेने चाहिए, क्योंकि इसका अच्छे से उपयोग हो जाए। जब हम ऐसा शब्द सुनते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो क्यों जरूरत होती है पैरामिलिट्री फोर्स को? एक राष्ट्र के हित से अगर देखा जाए तो इसके बावजूद कि एक मिलिट्री फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या रीजन हो सकता है? सर मेरे ज्ञान के मुताबिक यूएन कन्वेंशन है जिसके द्वारा ये कहा गया है कि बॉर्डर्स पर जब तक कोई युद्ध नहीं चल रहा हो तब तक आर्मी या फिर मिलिट्री हम पोस्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए बॉर्डर गार्डिंग करने के लिए हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस जरूरी है। इसके साथ ही साथ जब एक यूनियन की ड्यूटी होती है कि सभी स्टेट्स का प्रोटेक्शन करे, कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी हो, तब इंटरनल सिक्योरिटी के जब थ्रेट्स हो निर्माण तब, तो इसके लिए हम पैरामिलिट्री फोर्सेस जरूरी है सर। आपके फॉर्म में आपने मेंशन किया है ओल्ड मराठी मूव्स में आपको इंटरेस्ट है, ये वर्ड क्यों यूज किया आपने? ओल्ड मराठी मूव्स, न्यू मराठी मूव्स क्यों? जी सर क्योंकि मैं ग्रामीण जीवन से आती हूँ, ग्रामीण प्रदेश से आती हूँ, तो जो भी पुरानी मराठी मूवीज है वो ग्रामीण जीवन प्रदर्शित करती है, और बचपन में भी मैं मराठी मूवीज ज़्यादातर देखती थी, तो मुझे वो एक अपनापन लगता है जब मैं मराठी मूवीज, ओल्ड मराठी मूवीज देखती हूँ। कोई फेवरेट मूवीज के नाम बता सकते हो? जी सर
पिंजरा एक मेरी फेवरेट मराठी मूवी है, 1972 में बनी थी। उसके साथ ही साथ अशी बनवा बनवी जो ऑल टाइम एवरग्रीन मूवी मानी जाती है। ओके। पिंजरा मूवी का आपने जो है तो यहाँ पे मतलब आपको पसंद है वो मूवी, इसके डायरेक्टर कौन थे? जी सर, पिंजरा मूवी के डायरेक्टर सर बी शांताराम जी थे। ओके। ये मूवी मतलब इसमें से अगर हम वैल्यू सिस्टम की बात करें तो कौन सी वैल्यूज आप लोगे? 3 वैल्यूज बताओ। जी सर, पहली वैल्यू मैं जहाँ तक समझती हूँ, मुझे लगता है कि जो मास्टर थे उस मूवी में गाँव थे, तो उनके रोल से पता चलता है कि जिस इंसान पर लोग विश्वास रखते हैं उस इंसान की जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हमें कुछ आदर्श फॉलो करने पड़ते हैं, तो आदर्श फॉलो करने चाहिए। सर दूसरा मुझे ये लगता है कि हम अपनी भावनाओं पर अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारे जीवन को हमारे जीवन को ज़्यादा यशस्वी मान सकते हैं सर। ओके। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करना चाहिए, मतलब आप कैसे करोगे आने वाले कल में? सर मेरा पर्सनल लाइफ में मेरे कई सारे रोल होंगे, जैसे कि एक बहन, एक बेटी, और प्रोफेशनल लाइफ में मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट या फिर जो भी पोस्ट होंगी उस पोस्ट पर होंगी। तो मुझे लगता है जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में होंगी तो अच्छे से डिसीजन मेकिंग लेना, अपने पर्सनल का ख्याल रखना, कुछ समय उनको दे दूंगी, और जब छुट्टियाँ मिलती है या फिर खाली समय होता है तो मैं अपनी फैमिली को लाइफ दे दूंगी सर। आप अपने होने वाले जीवन साथी से क्या अपेक्षा रखती हैं? मैं अपेक्षा रखती हूँ कि ज़्यादातर वो उसके मन में जेंडर इक्विटी के लिए जगह हो, जेंडर इक्वलिटी के लिए नहीं। अगर उसके मन में जेंडर इक्विटी है या फिर जेंडर न्यूट्रलिटी है तो वो मुझे अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। एंड व्हाट अबाउट हिज प्रोफेशन? कौन सा भी प्रोफेशन मुझे अच्छा लगेगा, वो इंसान अच्छा होना चाहिए। ओके। अब इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, आपको ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए या फिर आपका ही चयन क्यों होना चाहिए? जी सर, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही एनसीसी, एमसीसी, स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। उसके साथ ही साथ क्राउड मैनेजमेंट जैसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो कहीं ना कहीं मुझ में वो फील्ड वर्क में जो स्किल्स लगते हैं वो ज़्यादा है। सर दूसरा कारण ये भी है कि मैं अभी तक मेरे जीवन में रेजिलेंट रहती आई हूँ, खुद पर विश्वास रख के जो भी परिस्थितियाँ आई है उसे सामना करते आ रही हूँ, तो उस रेजिलेंस की वजह से भी मुझे चयन करना चाहिए सर। ओके, सो ऑल राइट Pranali, all the best for your future. Thank you sir. You may go on. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you so much.